दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। रात के अंधेरे में इमरान अपने कदमों को तेज़ करता हुआ अपने घर भागे जा रहा था। बदन पे सफ़ेद कुर्ता पजामा और सर पे टोपी पहने इमरान अपने कदमों को तेज़ करता ही जा रहा था। आसपास कोई ना होने की वजह से वो काफ़ी सहमा हुआ था। सहमा हुआ इमरान बार बार कभी अपने दाएं तो कभी अपने बाएं देखे जा रहा था, मानो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हो रहा हो। आसपास काफ़ी अंधेरा होने की वजह से इमरान को अपने सामने की सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और रोड का सन्नाटा इतना था कि उसके कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई आ रही थी कि तभी पीछे से इमरान को कोई आवाज़ देता है, इमरान। तेज़ चलता हुआ इमरान किसी के मुंह से अपना नाम सुन तुरंत उसी जगह पर रुक जाता है और धीरे से अपने पीछे पलटता है। डरे हुए इमरान की नज़र जब उस पर पड़ती है जिसने अभी अभी इमरान को आवाज़ दी थी, तो वो क्या देखता है कि एक छोटे कद का लड़का जो इमरान से कुछ दूर की दूरी पे खड़ा था, वो लड़का जो इमरान को वहीं दूर से खड़ा हो उसे देखे जा रहा था। और लगातार देखने के बाद वो एकदम से बोलता है, कब तक भागोगे? चलो हमारे साथ। उस लड़के की ये बात सुन इमरान तुरंत कहता है, मैंने तो बस अपना काम किया है, तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इमरान पीछे हटते हुए कहता है। इमरान की ये बात सुन वो छोटे कद का लड़का कहता है, तूने जिनको काबू करने की कोशिश की है वे कोई आम जिन नहीं है, वो इफ्रित जिन है जो हम सब जिनों का सरदार है। अब तू खुद को बचा नहीं सकता। ये कहता हुआ वो जो इंसानी भेष में जो जिन था इमरान की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उस जिन को अपनी तरफ आगे बढ़ता देख इमरान अपनी जेब से ताबीज़ निकाल उसे दिखाने लगता है। जैसे ही इमरान एक तिलिस्मी ताबीज़ निकाल उस जिन को दिखाने लगता है, वो जिन अचानक से बिल्ली का रूप ले वहाँ से अपने दाएं तरफ की जंगल में घुस जाता है। उस जिन को भागता हुआ देख इमरान भी उस जगह से भागता हुआ अपने घर पहुँच जाता है और इमरान घर पहुँचते ही अपने कमरे की कुंडी लगा अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब इमरान अपने बिस्तर पर लेटे हुए वो सब सोच रहा था जो कुछ घंटे पहले उसके साथ हुआ था। ऐसा क्या हुआ था कि इमरान इतना डरा हुआ था? कौन है इमरान और इफ्रित जिन किसको अपने वश में किए हुआ था? कुछ ही घंटे पहले गांव के आम के बगीचे से पैदल होता हुआ एक परिवार जो देर रात किसी शादी से लौट रहा था। 3 जनों का परिवार जिसमें एक सुंदर सी लड़की और उसके माँ बाप जो रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। उस दूर तक फैले हुए आम के बगीचे से होते हुए गुजर कर रहे थे। उनके साथ जो उनकी बेटी थी जिसका नाम रूही था, ऊपर से नीचे तक खुशबू से महक रही थी और एक बहुत ही अच्छा लिबास पहने हुई थी। कुछ देर का रास्ता तय हुआ ही था कि एक अजीब सी हवा रूही के बदन को छू के गुजर जाती है। हवा के छूते ही रूही के बदन में एक कपकपी सी तारी हो जाती है और जो रूही अभी हंसती खेलती अपने माँ बाप के साथ चली जा रही थी, अब उसे अंदर से घबराहट महसूस होने लगी थी। हंसती खेलती रूही अब खामोश हो चुकी थी। अचानक से रूही में बदलाव को पा रूही के पिता रूही से पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, एकदम शांत हो गई? पिता के पूछने पे भी रूही कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ उस कच्ची सड़क पे गर्दन झुकाए बस चली जा रही थी। रूही का ये बदला हुआ रवैया देख रूही की माँ अपने पति को एक चिंता भरी निगाहों से देखने लगती है। रूही के अंदर का ये बदलाव देख कहीं ना कहीं रूही के माँ बाप ये समझ चुके थे कुछ तो है जो रूही एकदम से बदल चुकी थी। रूही का हंसता चेहरा उदास नजर आ रहा था और आंखें बड़ी हो चली थी। ये सबको नज़रअंदाज कर रूही के माँ बाप बस अब घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ ही देर की दूरी तय करने के बाद अब वे तीनों अपने घर पहुंच चुके थे। रोज़ मासूम बच्चों की तरह खेलने कूदने वाली रूही अब एकदम शांत थी। घर पहुंच रूही बिना किसी को कुछ बोले सीधा अपने कमरे में पहुंच दरवाजे की कुंडी लगा देती है। रूही का यह रवैया देख रूही के माँ बाप अब चिंतित नजर आ रहे थे और चिंतित हो भी क्यों ना, रूही अब पूरी बदल चुकी थी। ये सारा मंजर देख रूही की माँ अपने पति से कहती है, आपने देखा रूही एकदम से कितना बदल गई है। हम जब से उस आम के बगीचे से आए हैं तब से वो अलग अलग सी नज़र आ रही है। अरे कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चली गई है। फिक्र की कोई बात नहीं है और तुम भी सो जाओ। रूही के पिता बोलते हुए बेड पे लेट जाते हैं। पति की बात सुन रूही की माँ भी अब बिस्तर पे आंख बंद कर लेट जाती है। अब सबको सोए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था।
कि अचानक से रसोई में बर्तन गिरने की आवाज़ से रूही की माँ की आँख खुल जाती है। तेज़ आवाज़ को सुन रूही की माँ अपने बिस्तर से उठती हुई रसोई की तरफ जाने लगती है, ये पता लगाने कि कोई बिल्ली तो घर में नहीं घुस आई। रसोई का रास्ता रूही के कमरे के पास से होता हुआ जाता था। रूही की माँ रूही के कमरे के पास से गुजर ही रही थी कि रूही की माँ के कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है। हंसने की आवाज़ पर रूही की माँ अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये पता लगाने लगती है। आवाज़ की दिशा पहचानने के बाद रूही की माँ पाती है कि वो हंसने की आवाज़ रूही के कमरे से आ रही थी। हंसने की आवाज़ को सुन रूही की माँ रूही के कमरे के पास जा कान लगा अंदर की आवाज़ सुनने लगती है, तो वो पाती है आवाज़ सिर्फ रूही की नहीं थी। कमरे में किसी और की भी आवाज़ आ रही थी, मानो दो लोग आपस में बात कर रहे हों। रूही के साथ किसी और की भी आवाज़ पा रूही की माँ डरते हुए दरवाजे से पीछे हट जाती है और तुरंत अपने पति को उठाने के लिए जाने लगती है। अपने कमरे में पहुंच रूही की माँ अपने पति को उठाते हुए कहती है, अरे उठो, रूही के कमरे में से किसी की आवाज़ आ रही है। गहरी नींद से सो रहे रूही के पिता उठते हुए कहते हैं, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे रूही के कमरे में से किसी आदमी की आवाज़ आ रही है। क्या बोल रही हो? मैंने अपने कानों से सुना है, रूही की माँ कहती है। अपने पत्नी की बात सुनते ही अब दोनों रूही के कमरे की तरफ बढ़े जा रहे थे और रूही के कमरे के पास पहुंच कान लगा आवाज़ों को सुनने लगते हैं। ध्यान से कान लगाने पे वो सुनते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सच बोल रहे हो ना? हाँ, मैंने जब तुम्हें आम के बगीचे में देखा था तभी तुमसे मुझे प्यार हो गया था। अब इन आवाज़ों को सुनने के बाद रूही की माँ पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी रूही के पिता रूही के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं और रूही रूही पुकारने लगते हैं। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद रूही दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुलते ही रूही के माँ बाप क्या देखते हैं कि रूही ने अपने कपड़े बदल लिए थे और उससे भी अच्छा कोई कपड़ा पहना हुआ था और चेहरे पे सुंदर सा मेकअप किया हुआ था, मानो कोई किसी से मिलने के इंतज़ार में कोई खुद को संवारता हो। रूही का ये रंग रूप देख रूही के माँ बाप अब एक दूसरे को देखने लगते हैं और एकदम से बोलते हैं, रूही बेटा किससे बात कर रही थी? पिता की ये बात पूछने पे रूही बस अपने पिता को अपनी सुरमई आंखों से बस घूरे जा रही थी और बार बार पूछने पे भी जब पिता को उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो रूही की माँ एकदम से बोलती है, अजी नींद में होगी, चलिए हम सोने चलते हैं। सोने का बहाना मार रूही के माँ बाप रूही को अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में पहुँच आपस में बातें करने लगते हैं। देखा आपने, मुझे लगता है रूही पे कोई आत्मा आ गई है। रूही की माँ की बात को सुन रूही के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें क्या। वो अपना सर पकड़े बेड पर चुपचाप बैठे हुए थे कि कुछ देर के सोच विचार के बाद एकदम से बोलते हैं, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो भूत प्रेतों का इलाज करता है। ये बात सुन रूही की माँ कहती है, हाँ तो चलिए लेके रूही को, अगर किसी को ये बात पता लग गई तो हमारी बेटी के लिए शादी के रिश्ते भी नहीं आएंगे। वैसे आप किसके पास ले जाने की बात कर रहे हैं? वो पास के गांव में एक मौलाना रहते हैं, मौलाना इमरान। सुना है वो ऐसे ही भूत प्रेतों का इलाज करते हैं। हाँ तो ठीक है, कल सुबह होते ही हम रूही को उनके पास ले जाएंगे, रूही की माँ कहती है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे की आवाज़ सुन अब एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि इतनी रात में कौन होगा। लेकिन लगातार दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती सुन दोनों दरवाजे की तरफ जा दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वही मौलाना उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। मौलाना इमरान को देख रूही के माँ बाप एकदम भौचक्के से रह जाते हैं कि जिनके पास वो रूही को कल ले जाने वाले थे वही मौलाना अभी उनके दरवाजे पे खड़ा था। मौलाना इमरान को अपने दरवाजे पे पा दोनों मौलाना इमरान को अपने घर में आने का न्योता दे देते हैं और मौलाना इमरान घर में घुस पूरे घर को देखे जा रहे थे कि तभी एकदम से कहते हैं, रूही कहाँ है? मौलाना इमरान का रूही के बारे में पूछना हुआ ही था कि रूही के कमरे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। हंसने की आवाज़ सुन मौलाना इमरान अपने कदमों को तेज़ करता हुआ रूही के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। मौलाना इमरान को बढ़ते हुए देख रूही के माँ बाप भी मौलाना के पीछे हो जाते हैं। रूही के कमरे के पास पहुँच मौलाना इमरान उसके दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ पल ही बीता था, मौलाना इमरान को रूही के कमरे के पास खड़े हुए
कि तभी एक भयानक सी आवाज़ उस कमरे से आने लगती है। आ गया मुझे पकड़ने। ये आवाज़ सुनते ही मौलाना इमरान झटके से दरवाजे को खोल कमरे के अंदर घुस जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि रूही अपने कमरे के पंखे पे ऊपर लटकी हुई थी। जो रूही कुछ देर पहले किसी दुल्हन की तरह खुद को संवारे हुई थी, वो अब किसी चुड़ैल की तरह नजर आ रही थी। खुले बाल, सफ़ेद चेहरा, बड़ी आंखें और चेहरे पे एक डरावनी सी मुस्कान लिए मौलाना इमरान को देख हंसी जा रही थी। ये देख मौलाना इमरान अपनी आंखें बंद कर कोई दुआ पढ़ने लगते हैं और दुआ पढ़ने के बाद उसकी तरफ एक तेज फूंक मार देते हैं। मौलाना की फूंक का असर ऐसा होता है कि जो रूही अभी छत के पंखे पे लटकी हुई थी, वो धड़ाम से अपने बेड पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सारा मंजर देख रूही के माँ बाप घबरा जाते हैं और मौलाना से कहते हैं, मौलाना साहब, हमारी बेटी को क्या हुआ है? रूही के माँ बाप की बात सुन मौलाना इमरान कुछ देर तो पहले खामोश रहते हैं और कुछ देरी के बाद बोलते हैं, आपकी बेटी के ऊपर एक बहुत ताकतवर जिन है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमारी बेटी के ऊपर जिन है? और आप सीधा हमारे घर कैसे चले आए? रूही के पिता की ये बात सुन मौलाना इमरान कहते हैं, इस जिन की तलाश मैं बहुत दिनों से कर रहा था। ये कोई आम जिन नहीं है, ये इफरित जिन है जो जिनों का सरदार है। इसके साथ के कई साथी मेरे कब्जे में हैं और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए एक शरीर की तलाश में था। और जब इसने आपकी बेटी के शरीर पे कब्जा किया तो इस जिन के जो साथी हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस इफरित जिन ने आपकी बेटी के शरीर पे कब्जा कर लिया है और मैं इसी के साथियों से पूछता हुआ यहाँ आपके घर तक पहुँचा हूँ। मौलाना इमरान की ये बात सुन रूही के पिता कहते हैं, तो क्या अब रूही ठीक है? रूही के पिता की ये बात सुन मौलाना इमरान कहते हैं, नहीं, अभी भी इफरित जिन रूही के शरीर में है। वो बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ है। तो आप उसे रूही के शरीर से कैसे निकालेंगे? रूही के पिता की ये बात सुन मौलाना इमरान कहते हैं, मैं अपने साथ एक शीशी लाया हूँ। इस इफरित जिन को मैं अपने साथ इस शीशी में कैद कर अपने साथ ले जाऊंगा। अपने कुर्ते की जेब से एक छोटी सी शीशी निकालता हुआ मौलाना इमरान घर के दीवार के पास जा अपने साथ लाए हुए सामान को निकालने लगता है। मौलाना इमरान को कोने में जा देख रूही के माँ बाप रूही के पास चले जाते हैं और रूही के बिस्तर पे बैठ रूही के सर पे हाथ फेरने लगते हैं कि तभी एकदम से रूही अपनी खूनी आंखें अचानक से खोल लेती है और दोनों हाथों से दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कि तभी मौलाना इमरान की नज़र जब रूही के माँ बाप पे पड़ती है तो मौलाना इमरान चिल्ला उठते हैं, नहीं इफरित, इन्होंने तेरा कुछ नहीं किया है, इन्हें छोड़ दे। मौलाना इमरान की बात सुन इफरित अब धीरे धीरे चेहरे की मुस्कान को कम कर अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करने लगा था, मानो उसे मौलाना इमरान की बातों का असर होने लगा था। कि तभी जोर से गर्दन की हड्डी की टूटने की आवाज़ आती है। इफरित ने रूही के माँ बाप की गर्दन की हड्डी को अपने हाथों से मरोड़ दी थी। ये सारा मंजर देख मौलाना इमरान का दिल दहल चुका था और अब तेज हवा और खिड़कियों का आपस में टकराना मौलाना इमरान को और घबराहट देने लगती है, मानो अब इफरित जिन अपने पूरे उफान पे था। और इस मंजर को देख मौलाना इमरान भी समझ चुके थे कि ये इफरित जिन अब उनके काबू में नहीं आने वाला था। और उस तेज हवा और उस डरावनी हंसी से गूंजता हुआ घर को छोड़ मौलाना इमरान वहां से भागने लगते हैं। इमरान ये बात मान चुके थे कि इफरित को रोकना अब उनके बस का नहीं था और वो सुनसान रास्तों को भागते हुए पार कर अपने घर पहुंच जाते हैं और घर में पहुंच अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। बिस्तर पर लेटे अभी कुछ समय ही बीता था कि कोई उनका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। किसी के दरवाजे का खटखटाना देख मौलाना इमरान बहुत डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं अभी कुछ देर पहले ही तो इफरित जिन से बचता हुआ घर आया हूँ और अब मेरा दरवाज़ा कोई इतनी ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। किसी तरह हिम्मत करते हुए मौलाना इमरान दरवाजे के पास जा दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो क्या देखते हैं, दरवाजे पे कोई नहीं था। बाहर हर तरफ बस सन्नाटा फैला हुआ था। दोनों तरफ देखने के बाद जब मौलाना इमरान को कोई नहीं दिखा तो अपना दरवाज़ा इमरान बंद कर अपने कमरे में आ अपने बिस्तर पे बैठ जाते हैं। कि तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके कुर्ते में जो शीशियाँ थीं जिसमें इफरित जिन के साथी कैद थे, वो शीशी अब उनके कुर्ते में नहीं थी। कुर्ते में वो शीशी ना पा इमरान अब पागलों की तरह शीशी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और जब हर तरफ ढूंढने के बाद भी जब वो शीशी उन्हें नहीं मिलती कि अचानक से उन्हें याद आता है कि शीशियाँ शायद उसी रोड पे गिर गई होंगी जहाँ उसकी मुलाकात उस छोटे कद वाले जिन से हुई थी जो एक बिल्ली का भेष बदल वहाँ से भाग गया था। ये याद आते ही मौलाना इमरान अपने कुर्ते को सही करते हुए हड़बड़ी में घर से बाहर जाने लगते हैं कि तभी अचानक से उनके पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो मौलाना इमरान, हम तो यहीं हैं। ये डरावनी आवाज़ सुन मौलाना इमरान धीरे से पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो वो क्या देखते हैं
कि बहुत सारे जिनों का एक झुंड उनके पीछे खड़ा हुआ था, बड़े बड़े सींगों के साथ, बड़े बड़े दांत और आंखों में आग जैसी चमक लिए मौलाना इमरान को देख मुस्कुरा रहे थे कि तभी उन जिनों के बीच से होती हुई रूही मौलाना इमरान के सामने आ खड़ी हो जाती है। ये देख मौलाना इमरान डरते हुए रूही को देख रहे होते हैं और वही इफरित जिन जो रूही के अंदर था जोर जोर से हंसे जा रहा था। लेकिन मौलाना इमरान ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी और मौका पाते ही अपने पास रखे उस तिलिस्मी ताबीज़ को इफरित जिन के गले में डाल देते हैं। उस तिलिस्मी ताबीज़ को अपने गले में देख इफरित जिन जोर जोर से चिल्लाता हुआ पूरे घर में इधर उधर भागने लगता है। देखते ही देखते इफरित जिन रूही के शरीर को छोड़ दरवाजे से हवा के रूप में होता हुआ इफरित और उसके साथ जो जिन थे वो सब उस घर से बाहर भाग जाते हैं। इसके साथ मौलाना इमरान अपनी और रूही की जान उस इफरित जिन से बचा लेते हैं, लेकिन इफरित जिन को पकड़ने की चाहत पूरी नहीं कर पाते।